हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 20 और 21 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 से संबंधित है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है और ये सूचकांक विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की क्षमता का आकलन करता है। इस सूचकांक में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन 8 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से स्तंभ हैं? तो अवसंरचना, व्यावसायिक वातावरण, संसाधन, सरकारी नीतियाँ, नियामकीय सुगमता, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लचीलापन। ये 8 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके आधार पर टोटल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका मूल्यांकन किया गया है। और राज्यों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? तो पहला शीर्ष प्रदर्शनकर्ता यानी कि टॉप परफॉर्मर्स। इस श्रेणी में उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को रखा जाता है जिन्होंने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा श्रेणी है अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर्स। इस श्रेणी में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा जाता है जिसका अंक 45 से 50 के बीच में हो। थर्ड श्रेणी है उभरते प्रदर्शनकर्ता यानी कि इमर्जिंग परफॉर्मर्स। इसमें 40 से 45 अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को रखा जाता है। और चौथी जो श्रेणी है वो आकांक्षी राज्य यानी कि एस्पायरिंग स्टेट्स। इसमें 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। इस सूचकांक में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग के अनुसार गुजरात की बंदरगाह और विद्युत अवसंरचना, महाराष्ट्र की निजी इक्विटी एवं वेंचर कैपिटल आकर्षित करने की क्षमता तथा तमिलनाडु की जो मजबूत अवसंरचना एवं निर्यात प्रदर्शन है उसकी वजह से इन राज्यों को उच्च रैंक प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में 15 राज्यों को अग्रणी, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उभरते और आकांक्षी श्रेणियों में रखा गया है। यानी कि शीर्ष जो प्रदर्शनकर्ता हैं उसमें शामिल हैं 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा। उसके बाद जो अग्रणी श्रेणी है उसमें 15 राज्य शामिल हैं। उभरते प्रदर्शनकर्ता में 8 और आकांक्षी राज्यों की जो श्रेणी है उसमें भी 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत की भौगोलिक और प्रशासनिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का मूल्यांकन 3 अलग अलग समूहों में किया गया है। कौन कौन से समूह? तो बड़े राज्य, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी श्रेणी है पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश या नगर राज्यों की, तो इसमें गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो गुजरात ने टॉप किया है, वो पहले स्थान पे है। और उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा है। और ऐसे अगर श्रेणी भौगोलिक और प्रशासनिक विविधता के आधार पर जो वर्गीकृत श्रेणी है उसमें देखें तो बड़े राज्यों में 3 अलग राज्य हैं, पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों में अलग है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वो किस श्रेणी का पूछ रहा है, ओवरऑल पूछ रहा है या बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही अपने आंसर को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के एक मंजूरी से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी कुकरैल नाइट सफारी एंड डे जू परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले के साथ ही भारत की ये पहली नाइट सफारी होगी और दुनिया की 5वीं। अब तक सिर्फ 4 देश थे जहां नाइट सफारी की सुविधा थी। कौन कौन से देश थे? तो सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया। तो इन देशों में पहले से नाइट सफारी की सुविधा थी और अब भारत में स्वीकृति मिलने के बाद भारत 5वां देश बन गया है। और भारत का ये जो कुकरैल नाइट सफारी परियोजना है ये पहली परियोजना है।
ये परियोजना लखनऊ के बाहरी हिस्से में स्थित 2027 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर विकसित की जा रही है। चूँकि ये क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहीं पर वर्ष 1975 में भारत का पहला घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, इसलिए परियोजना को विभिन्न स्तरों पर विस्तृत परीक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। इसी कारण इस परियोजना को पास होने में काफ़ी समय भी लगा। करीब 1510 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये रिजर्व फॉरेस्ट के 855 एकड़ क्षेत्र में 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इस 855 एकड़ क्षेत्र को पहले चरण में नाइट सफारी एवं इको टूरिज्म जोन स्थापित किया जाएगा और दूसरे चरण में डे जू। इस योजना के अनुसार नाइट सफारी में भारत तथा अन्य देशों के वन्य जीव परिदृश्यों से प्रेरित थीम आधारित क्षेत्र, रात्रिकालीन भ्रमण मार्ग, प्राकृतिक वातावरण वाले पशु आवास और वन ट्रेल विकसित किए जाएंगे। पर्यटकों के आवागमन के लिए बैटरी चालित वाहनों की भी व्यवस्था की जाएगी। और कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट जो है, इसका नाम गोमती नदी की सहायक धारा कुकरेल नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये चूँकि भारत का पहला नाइट सफारी होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यूपी में स्थित है कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक यूक्रेन से संबंधित है, छोटा सा टॉपिक है। तो हाल ही में यूक्रेन की संसद ने सेर्ही कोरेत्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी इनके नाम को नामित किया है। तो ये अब यूक्रेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, सेर्ही कोरेत्स्की। फोर्थ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीफा वर्ल्ड कप अभी हो रहा था, आप लोग को जैसा कि पता होगा वो ख़त्म हो चुका है, फाइनल मैच हो चुका है और इस फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल का ये मुकाबला कहाँ खेला गया? तो न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया और 2026 का ये जो फीफा वर्ल्ड कप था, ये इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था क्योंकि इसमें पहली बार 48 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया और ये आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। और इस दौरान कुल मैचें कितनी खेली गई? तो 104। अब इंडिविजुअल्स अवार्ड देख लेते हैं, जैसे अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं ये फीफा वर्ल्ड कप में। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? तो गोल्डन बॉल का अवार्ड टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है और ये अवार्ड मिला है स्पेन के रॉड्री को। वहीं सिल्वर बॉल का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना और ब्रॉन्ज बॉल का खिताब मिला है किलियन एम्बाप्पे, ये फ्रांस के हैं किलियन एम्बाप्पे, इनको मिला है ब्रॉन्ज बॉल का खिताब। दूसरा है गोल्डन बूट, ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो किलियन एम्बाप्पे जिनको ब्रॉन्ज बॉल का खिताब मिला है, उन्होंने ही गोल्डन बूट का खिताब जीता है और ये फ्रांस के हैं, इन्होंने 10 गोल किए हैं। वहीं सिल्वर बूट मिला है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को और इन्होंने 8 गोल किए थे टोटल। ब्रॉन्ज बूट मिला है जूड विलिंगहैम को, ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने 7 गोल किए हैं। वही गोल्डन ग्लोव का खिताब किसको दिया गया है? तो ये उनाई सिनोम को दिया गया है, ये स्पेन के हैं और इन्होंने ये गोल्डन ग्लोव जो है ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है। तो ये स्पेन के उनाई सिनोम को दिया गया है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में 7 क्लीन चिट रखकर एक नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बनाया है। तो स्पेन वर्ल्ड कप फाइनल तो जीता ही है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल श्रेणी में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि देखिए गोल्डन बॉल का अवार्ड भी उसके पास गया है, गोल्डन ग्लोव का भी अवार्ड उसके पास गया है और बेस्ट यंग प्लेयर का भी जो अवार्ड है वो भी स्पेन के ही खिलाड़ी को मिला है, पाउ कुबारसी। ये 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी हैं जिनको बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब मिला है। 5वां इंडिविजुअल अवार्ड है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, तो ये नीदरलैंड को मिला है और सबसे अनुशासित और खेल भावना के साथ खेलने वाली टीम बनकर ये उभरी है और उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है इसको। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विक्रम 1 रॉकेट से संबंधित है।
तो हाल ही में हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 18 जुलाई 2026 को विक्रम रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट है। 22 मीटर लंबा ये रॉकेट दोपहर 12:05 पर भारतीय समयानुसार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ और कई पेलोड को 450 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। अब इस रॉकेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये इसकी ऊंचाई 22 मीटर है, वजन है लगभग 22 टन यानी कि 22,000 किलोग्राम। पेलोड क्षमता है पृथ्वी की निचली कक्षा में 350 किलोग्राम तक वजन ले जाने की, और इसका बनावट जो है ये पूरा एयरफ्रेम आधुनिक कार्बन का बना हुआ है। इसमें 4 स्टेज वाले रॉकेट ईंधन का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष में जाते समय इसके 4 हिस्से अलग अलग समय पर काम करते हैं। पहले 3 चरण में ठोस ईंधन का उपयोग होता है और इन इंजनों का नाम भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में कलम 1200, कलम 250 और कलम 100 रखा गया है। चौथा चरण जो है वो रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो तरल ईंधन से चलता है, और इसमें भारत का पहला 3D प्रिंटेड रमन इंजन लगा हुआ है, जिसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही जगह पर छोड़ने के लिए कई बार स्टार्ट और बंद किया जा सकता है। पहली उड़ान जो है विक्रम 1 की एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन था, जिसमें कई प्रतीकात्मक और प्रायोगिक भार ले जाए गए, जैसे स्कोप, सोलर S3, कॉस्मोसर्व स्पेस द्वारा विकसित रोबोटिक आर्म एम्ब्रेस और भारतीय वैज्ञानिक CV रमन, विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम की लघु मूर्तियाँ, और इसके साथ ही प्रयोगशाला में उत्पादित हीरे के आभूषण भी लेके गया है ये रॉकेट। तो इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी विशेषताएं, कहाँ से लॉन्च किया गया, किस डेट पे लॉन्च किया गया और किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया, ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत में डेंगू से बचाव के लिए एक अहम उपलब्धि दर्ज की गई है। अभी जैसा कि बरसात का मौसम, मानसून का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे में डेंगू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस समय डेंगू से बचाव के लिए एक काफ़ी अहम उपलब्धि दर्ज की गई है भारत द्वारा। क्या उपलब्धि है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 20 जुलाई 2026 को क्यूडेंगा टैक 003 को बाजार में उपयोग की अनुमति दे दी है। ये भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन बन गई है, और 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए इसको मंजूरी दी गई है, और भारत में ये डेंगू के नियंत्रण की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। अब डेंगू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वो भी जानकारी रखना ज़रूरी है, और ये बायो का क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, तो करंट के साथ साथ इससे स्टैटिक पार्ट भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो डेंगू जो है वो एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो डेंगू वायरस से फैलती है, और ये वायरस फ्लेवीवायरस 1 से संबंधित है। डेंगू 4 प्रमुख प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। अब क्यूडेंगा जो है ये एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, यानी इसमें वायरस के कमज़ोर किए गए रूप का उपयोग किया गया है, और ये चारों डेंगू सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है। उसे उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका है, और उन लोगों को भी जिन्हें अभी तक डेंगू का संक्रमण नहीं हुआ है। तो ये इसकी एक स्पेशल विशेषता है कि ये दोनों तरह के लोगों को दिया जा सकता है। यह वैक्सीन जापान की टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने विकसित की है, और भारत में इसके निर्माण के लिए 2024 में टकेडा और बायोलॉजिकल के बीच साझेदारी हुई थी। तो ये आज के टॉपिक्स थे, और आज के सारे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा लोग। और मैंने भी जितना डिटेल हो सकता था वो नोट्स में PDF में लिख दिया है,
तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इस PDF के साथ साथ पिछले 1 साल के करंट के PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप एक जगह सारे करंट के नोट्स रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।